आज हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल क्या होती है और इसके कार्नोट चक्र में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। कार्नोट चक्र के द्वारा आदर्श गैस में हुए परिवर्तनों को 4 चक्रीय प्रक्रमों में बताया जा सकता है और ये सभी प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। कार्नोट साइकिल ये बताती है कि जो वर्क मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ हीट है उसे वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो प्रत्येक स्टेप है वो रिवर्सिबल मैनर में होगा, उत्क्रमणीय होगा। कार्नोट साइकिल के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। माना कि किसी बेलनाकार बर्तन जिसमें भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन लगा हो, एक पदार्थ लिया गया है जिसका दाब, आयतन और ताप क्रमशः P1, V1 और T2 हैं। प्रक्रम के प्रथम चरण में पदार्थ का समतापी और उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसारण कराया जाता है और T2 ताप पर दाब व आयतन P1 व V1 से क्रमशः P2 और V2 हो जाते हैं। माना कि प्रसारण के दौरान Q2 ऊष्मा का अवशोषण होता है और तंत्र W1 कार्य करता है, जो कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन ΔU1 को दर्शाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में हुआ जो परिवर्तन है ΔE1, इसे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वल्स टू Q2 माइनस W1। दूसरा जो चरण है वो होता है समतापी संपीड़न, तीसरा चरण है रुद्धोष्म प्रसार और चौथा चरण है रुद्धोष्म संपीड़न। इन सभी प्रक्रमों में 1 मोल आदर्श गैस में हुए परिवर्तनों को ऊष्मागतिकी के नियमों द्वारा समझाया जाता है। प्रक्रम के दूसरे चरण में पदार्थ का रुद्धोष्म प्रसार कराया जाता है। फलस्वरूप T2 पर परिवर्तन P2 V2 से P3 V3 हो जाता है। माना कि इसमें तंत्र W2 कार्य करता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन को जब हम लिखते हैं तो ये -W2 के बराबर होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में तंत्र को कार्य करना पड़ता है और ऊष्मा का अवशोषण 0 होता है। तो जो Q टर्म है वो 0 हो गई और ताप T2 से गिरकर T1 रह जाता है। तीसरा जो प्रक्रम है इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहा जाता है। समतापी संपीड़न हम कहते हैं, जिसमें T1 ताप पर P3 V3 से P4 V4 में परिवर्तन होता है। माना कि इस प्रक्रम में तंत्र पर किया गया कार्य W3 है तथा Q1 परिपार्श्व को दी गई ऊष्मा है। अतः इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ΔE3 से दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है -Q1 -W3। और अंतिम और चौथे चरण में रुद्धोष्म संपीड़न या एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। वो इस प्रकार कराया जाता है जिससे कि परिवर्तन P4 V4 से P1 V1 में हो जाए और प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाए। माना कि इस परिवर्तन में तंत्र पर W4 कार्य किया जाता है और ऊष्मा का अवशोषण 0 होता है, अतः ताप T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। इस प्रक्रम में जो आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन है उसे ΔE4 से हम दर्शाते हैं और जिसका मान -W4 के बराबर होता है। अब इन पूरे चारों प्रक्रम, क्योंकि सभी उत्क्रमणीय हैं और इन सब में अलग अलग ऊर्जा परिवर्तन का मान है, तो कुल ऊर्जा परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम इन सभी स्टेप्स में होने वाले या सभी प्रोसेसेस में होने वाली आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का जब योग करते हैं तो हमें कुल ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात हो जाता है। इसके लिए ΔE बराबर ΔU1 ΔE2 ΔE3 ΔE4 आता है और इन सभी के मान जब हम यहाँ रखते हैं समीकरण में तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू है वो Q2 - Q1 - W आती है। W साइक्लिक यहाँ पर कुल किया गया कार्य है जो उत्क्रमणीय चक्र के अधिकतम कार्य को दर्शाता है। ये कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम है, यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम है।
पहले हमने इसका पीवी डायग्राम देखा था, जहाँ पर कि प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, और यहाँ पर टेम्परेचर और एंट्रोपी में परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो दो तरीके से हम कार्नोट साइकिल को समझा सकते हैं, पीवी डायग्राम की सहायता से और टीएस डायग्राम की सहायता से। कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि सभी कार्नोट इंजन सेम सोर्स और सेम सिंक के बीच में काम करते हैं, बस उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। किसी भी कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसे हम ईटा से शो करते हैं, वो बराबर होती है T2 - T1/T2 के। T2 यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर है और T1 सिंक का टेम्परेचर है। कार्नोट थ्योरम ये सजेस्ट करती है कि no other engine operating between same two temperatures can have greater efficiency. It is therefore impossible to make an engine having efficiency more than the Carnot engine. कार्नोट इंजन से अधिक एफिशिएंसी वाला इंजन बनाना असंभव है। इस रीजन से जो कार्नोट्स एफिशिएंसी है इसे थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी भी कहा जाता है। ये था कार्नोट थ्योरम। हमने यहाँ पर इसके कई एस्पेक्ट देखे, जिसमें कि जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमने दर्शाई ईटा, जिसके जो बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब के। तो वर्क डन को हम यहाँ दर्शाते हैं Q2 - Q1/Q2 से, या फिर इसे लिखा जा सकता है T2 - T1/T2। किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पर इंडिपेंडेंट होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 1 बाय 1 कार्नोट साइकिल के सभी जो प्रक्रम थे उनको देखा और समझा। तो इससे ये स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग ही उपयोगी कार्य में परिवर्तित होता है, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसारण एवं संपीड़न में किसी पदार्थ की दक्षता ऊष्मा के कुछ ही भाग पर निर्भर करती है। इंजन की दक्षता उसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इस प्रकार से आपको ये कार्नोट साइकिल उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।